को भी पता चले। इसमें पैनल में हमने कोई भी ऐसे आदमी को इनवाइट नहीं किया जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक रखता हो। सभी यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात पे उनकी एक पैनी नजर रहती है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है उसके बारे में जो बात है वो की जाए, और जो लोगों की परेशानियां हैं जिसमें कोई पॉलिटिकल कोई भी किसी भी जो इस वक्त पैनल में जितने भी लोग हैं उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा जावेद इकबाल शाह साहब को, जो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने कैसे कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाया कि जिसमें आम आदमी पिस के रह गया, और कॉलमनिस्ट भी हैं, सोशल मीडिया पे गाहे बगाहे अपने कमेंट करते रहते हैं। तो अभी मैं जावेद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें कि इस पिछले 2 सालों में हमारे यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी करप्शन हुई, क्या भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल हुई कि यहाँ पे जो करप्शन का माहौल था, जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, उसके बारे में कुछ किया जाए। जावेद साहब। तो बहुत बातें अभी तक जावेद साहब ने कही कि यहाँ पे जो हालात बदलने चाहिए थे वो उसमें एक विजिबल चेंज नहीं आ रहा, और ऐसे लोग जो पहले से टेंटेड है, अगर उनको ही आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रखेंगे तो लोगों की विश्वास बहाली भी नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बुरी तरह से त्रस्त हैं। उनको बहुत उम्मीद थी, मोदी जी ने बार बार कहा कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट का ऐसा एक सिनेरियो बनाएंगे जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको टैकल किया जाएगा, जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, और जो यहाँ पे कुछ फैमिलीज ही इनको खा जाती थी तो उन फैमिलीज को भी पनिश किया जाएगा। आज पिछले कल एक मेजर डिसीजन लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, और कुछ प्रॉपर्टीज सीज की गई हैं, लेकिन ये हम कहेंगे एक ड्रॉप इन ओशन है। और 200 में से अगर किसी एक आदमी को उन्होंने अभी तक उसके ऊपर हाथ डाला है तो ये बहुत लोगों की जो आशाएं हैं उनसे बहुत कम है। तो अभी मैं निशिकांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें कि उस वक्त और करप्शन को लेके जो हमारे यहाँ पे एक सिनेरियो है उसके बारे में उनके क्या विचार। धन्यवाद निशिकांत जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि आम लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। और जावेद साहब जो पहले बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि टॉप लेवल से जब आप ठीक नहीं करेंगे तो ये बात सुधरेगी नहीं। अभी आपने एक आरटीओ दफ्तर की बात की, तो उसका एक भुक्तभोगी जो है वो मैं भी हूं। पिछले 2 सालों से मैंने अपना लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आरटीओ ऑफिस में छोड़ा हुआ है। ऑनलाइन मैसेजेस आते हैं कि आपका लाइसेंस अप्रूव हो गया, आपका लाइसेंस ये हो गया, वो हो गया, सारे मैसेजेस आ गए हैं, लेकिन क्योंकि आरटीओ ऑफिस के पास छापने के लिए वो जो एक कागज सा है लाइसेंस है नहीं, तो पिछले 2 सालों से मैं बिना लाइसेंस के घूम रहा हूँ। ये तो इसमें मोदी जी का धन्यवाद करना पड़ेगा कि उन्होंने ऑनलाइन लाइसेंस जो है वो आपका वैलिड कर दिया है, इसलिए जो ट्रैफिक वाले भाई हैं वो हमारा फोन पे लाइसेंस देख के हमें छोड़ देते हैं, अदरवाइज तो आज हम जेल में ही होते हैं। दूसरी करप्शन की बात हम कहें तो एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि क्राइम जो है वो क्राइम ही है, चाहे वो 10 पैसे का हो या 10 करोड़ का हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अभी तक चल रहा है वो जो 10 करोड़ का चोर है वो चोर नहीं है, उसका प्रूफ होने पे हम उसके साथ निपटेंगे। लेकिन जो छोटा चोर है उसको हम जेकेएसीबी जो है वो लगातार पटवारी, स्टोर कीपर, पीएन, वीएलडब्ल्यू और नायब तहसीलदार और तहसीलदार तक, ये उनकी अपनी रेंज है, इससे ऊपर वो जाने की कोशिश नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो उसकी जो है वो पब्लिसिटी नहीं होती। पिछले दिनों ने जेकेएसीबी ने एक एक्सियन के ऊपर छापा मारा क्योंकि उनके पे एंड ग्रेड से बहुत ऊपर चला गया था एक एक्सियन, तो उन्होंने उसकी कोई प्रेस रिलीज, जो एफआईआर तो दर्ज कर ली लेकिन प्रेस रिलीज उसकी नहीं दी। जम्मू कश्मीर बैंक में जेकेएसीबी जो है वो बहुत बढ़िया से काम कर रही थी। एक पूर्व मंत्री के बेटे जो हैं वो पिछले 1.5 साल से बेचारे जेल में ही हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही क्योंकि उनके ऊपर एक प्रूवन केस है। ऐसा ही एक केस अपनी पार्टी के बड़े नेता के ऊपर हुआ
जिसके ऊपर 2 एफआईआर लगी, लेकिन ना तो उसकी कहीं पब्लिसिटी हुई, ना ही उनके घर में सर्च हुई, ना ही उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खंगाले गए। तो जावेद साहब ने एक बात कही कि यहाँ पे सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है। कुछ चोर ऐसे हैं जो अपने हैं तो उनको हम बचाएंगे, कुछ चोर ऐसे हैं जो फिलहाल अपने नहीं हैं तो उनको हम तो अभी मैं जावेद साहब से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात, क्योंकि उनकी बात बीच में रह गई थी, तो क्योंकि टाइम की थोड़ी सी किल्लत भी है, तो 5 मिनट्स में अपनी बात वो जो है वो हमारे सामने रखें। बहुत ही क्रिस्प शब्दों में और एक स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज हैं आप कश्मीर की सियासत को लेके, और जो लोग वहाँ पे बड़े चोर, छोटे चोर, बड़े भाई, छोटे भाई, तो उनके बारे में बहुत सी बातें आपने बताई, और हमारी ये आशा है। आजाद जी मेरे दुश्मन हैं ये इनको पहली फुर्सत में ये मुझे पीछे इन्होंने कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन गलत आदमी से वास्ता पड़ा है इनका। मेरे पास मेरे असूल और मेरा जमीर, ये सोने से तोले तब भी ना तुलूं, ये जान से मारे वेलकम। मैं कल जाता आज चला जाऊं, लेकिन इनको खत्म करके जाऊंगा। तो बहुत ही आग है जावेद साहब के अंदर, और बहुत करीबी से उन्होंने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को देखा है, और उनकी जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से, जो आम जनता है जो चाहती है कि यहाँ वाकई में डेवलपमेंट हो, लोगों को जॉब्स मिले, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, यहाँ का हॉर्टिकल्चर, यहाँ का जो ट्रेडिशनल यहाँ पे जो चीजें हैं वो आगे बढ़े। तो अभी नेक्स्ट मैं अपने पैनलिस्ट श्री कंवल सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। सूफी तबीयत के आदमी हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं और ब्लॉगर भी हैं, युवा पीढ़ी से हैं, और काफी जम्मू कश्मीर को लेकर काफी सोचते रहते हैं। तो अभी मैं कंवल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें। यूथ के पर्सपेक्टिव से कंवल जी ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि यूथ की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और यूथ की कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसमें सबसे अगर पहले देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नर सतपाल मलिक जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के लिए 50,000 जॉब्स जो हैं वो आएंगी और यूथ को रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू आ गए, तो उनके टाइम में आ गया कि 25,000 जॉब्स जो हैं वो आएंगी और जम्मू के लोगों को जॉब्स मिलेंगी। उसके बाद अभी मनोज सिन्हा जी आए हैं, और अभी दोबारा से आ गया है कि 20,000 जॉब्स आएंगी और जम्मू के लोगों को मिलेंगी। तो हर बार ये कुछ कम ही होती जाती हैं, बढ़ती नहीं। इसके अलावा मनोज सिन्हा की 5 साल की जो कार्यप्रणाली हमने देखी है, तो 2-4-5 महीने तो लोगों को समझने में लग जाते हैं, और जम्मू में आए उनको करीबन 2 महीने हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके पड़े थे, जिनके बारे में एडवाइजर्स ने डिसीजन लिया। उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन था मुबारक मंडी को लेकर। एडवाइजर ने अगस्त के महीने में कहा कि भैया आप म्यूजियम को शिफ्ट कर दीजिए दूसरी बिल्डिंग में, लेकिन जो जूनियर अफसर है उसने 2 महीने तक वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद एडवाइजर के उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो वहां पे जाते हैं और वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है इन पार्ट्स। फिर खुद एलजी को वहां पे जाना पड़ता है, क्योंकि हालात मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के इतने बिगड़ चुके हैं, और जो जूनियर अफसर हैं वो सीनियर अफसर को मानते नहीं, ना ही एडवाइजर्स को मानते हैं। तो एक माहौल बन गया है जहां पे अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं। हमारे यहाँ पे एक फाइनेंशियल कमिश्नर थे जो जेएंड के बोर्ड के मेंबर भी थे। इसके अलावा बहुत सारे बोर्ड्स के मेंबर थे, और उन्होंने 60 लाख रुपए हड़प लिए। तब के एलजी साहब ने इसका कॉग्निजेंस लिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कॉग्निजेंस लिया। तो उन्होंने कहा भैया तूने चोरी तो कर ली है, लेकिन अब ऐसा करो कि पैसे वापस कर दो, तो चोरी छुप जाएगी। तो वो भी बाबू जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहादुर, बहुत ही पावरफुल बाबू हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि टीडीएस के तो मेरे 20 लाख कट गए हैं,
वो तो मैं वापस कर नहीं सकता। 40 लाख हैं, ये आप ले लीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तो पीछा क्या छोड़ना था, उसके बाद तो उनकी इतनी वाहवाही होगी कि यूएसए का टूर लगाए। अभी जावेद साहब ने बात करी कि यूएई में एक फार्मर प्रमोशन थी, वो कोई बिजनेसमैन की प्रमोशन नहीं थी, वो फार्मर्स गए थे वहां पे। तो फार्मर्स ने जो जिनके ऊपर एफआईआर लगी हुई हैं वो फार्मर बन के वहां पे चले गए। तो साथ में वो बाबू भी उनके साथ गए। बाबू जी का एक चेला भी है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर, जो जम्मू को भी मुगलिया सल्तनत के साथ जोड़ देता है, दिवाली पे होली के रंग फेंक देता है, और बसोली की पेंटिंग को भी कहता है कि ये मुगलों की यहाँ पे वो थी। ऐसे भी माइंडसेट के बहुत से लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो बहुत रिसेंटली जो गवर्नर एलजी साहब थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कानून लाया है जिसको 2248 के नाम से लोग यहाँ पे जानते हैं, कि आइदर आपकी 22 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई हो या आपकी एज 48 साल हो गई हो तो सरकार आपको यहाँ से छुट्टी कर सकती है। उसमें सतपाल मलिक जी ने एक बात कही कि यहाँ पे बहुत से जमाती जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में भर गए, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं। तो हमने तो सोचा कि शायद ये उनके लिए ही कानून आया। तो इस कानून की बहुत रिसेंट इम्प्लीमेंटेशन जेके बोस में हो गई है। तो उसमें एक पीएन को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जो दिग्गज, जिनको हम कहते हैं ये कमाऊ पूत भी हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है सबके खास वही रहते हैं। तो जो कमाऊ पूत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाता। और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक खुलासा किया कि मेरे पास एक ब्लैक डायरी है जिसमें 3 पेजेस भरे हैं, अगर एक भी पेज सामने आ जाए तो बहुत एटम बम का, यहाँ पे एटम बम जैसा धमाका हो जाएगा। लेकिन अब साल 2 हो गए हैं, ब्लैक डायरी में से एक भी पेज बाहर नहीं आया, ना ही एक चिन्ह बाहर आया। तो अभी अहमद अली फयाज साहब हमारे से, शायद उनका लिंक टूट गया है, तो इसलिए मैं डॉक्टर साहिल को कहूंगा कि वो अपने विचार जो हैं तो सामने रखे, ताकि हमारा ये बीच पे जो है वो टूटे ना। तो इतनी देर में अहमद अली फयाज साहब जब जुड़ते हैं तो हम उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि यूथ की एस्पिरेशंस क्या हैं। और इस वक्त हम जम्मू कश्मीर में 2 रीजन्स हैं। किसी एक रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी पनिशमेंट जो है वो दूसरे रीजन को नहीं मिलनी चाहिए। अगर कश्मीर में आतंकवाद की समस्या बहुत गंभीर है तो जम्मू में 4G बंद नहीं होना चाहिए। यूथ इस वक्त जितना भी आपस में कनेक्टिविटी है वो इंटरनेट के थ्रू है। और यहाँ आज की डेट में कोविड की वजह से जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो भी इंटरनेट के भरोसे ही चल रहा है। और कोई भी ऑफिसर जो है वो इंडिस्पेंसेबल नहीं है। जब यहाँ पे धारा 370 टूटी तो एक ऑफिसर थे पुलिस में, जिनके बारे में शायद पता नहीं क्या उनकी वहां पे फीडबैक दी गई कि उनके बिना जम्मू कश्मीर जो है वो चल नहीं सकता। बाकी सारे के सारे निकम्मे पुलिस ऑफिसर यहाँ पे हैं, कोई काम नहीं करता, वही एक ऑफिसर जो है वो काम करते हैं। और उनके बिना अगर आप उनको यहाँ से छोड़ देंगे तो वो जम्मू कश्मीर जो है वो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आज उन साहब को रिटायर हुए करीबन 6 महीने से ज्यादा हो गए। हमारे डीजीपी जम्मू कश्मीर के श्री दिलबाग सिंह जी हैं, बहुत अच्छे से पूरी पुलिस फोर्स को संभाल के और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने भी कश्मीर में हर दूसरे या तीसरे दिन पाक समर्थित आतंकी जो हैं वो वहां पे मारे जाते हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। हमारे आईजीपी कश्मीर जो हैं विजय कुमार जी, वो भी बहुत अच्छे से पुलिस फोर्स को चला रहे हैं। कश्मीर रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, कोई धरने जुलूस वैसा जो होता था पहले आतंकियों के जनाजों में, जो बड़े बड़े जुलूस निकलते थे। हालांकि तब वो अफसर वहां पे थे जब बड़े बड़े जुलूस निकलते थे। अब वो अफसर जो है वो, उनको 1 साल की एक्सटेंशन भी दी गई। लेकिन अब यहाँ पे जम्मू में आप देखिए, हमारे आईजीपी मुकेश सिंह हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से पूरे रीजन में चल रहा है। और
ऐसी इंडिस्पेंसिबिलिटी किसने उनकी वहां पे दिल्ली में जाके बनाई कि उनको 1 साल की एक्सटेंशन भी दी गई, फिर उनको एक ब्लैंक चेक भी साइन करके दिया गया कि भाई साहब आप जो है वो जब रिटायर होंगे जब भी आपको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाएगा। लेकिन खैर, तो वो ऊपर वाले की वो थी कुछ मेहरबानी की, वो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बने, क्योंकि अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत हम आ गए। इसके अलावा जो यूथ की परेशानियां हैं, जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 69% है, कश्मीर में 29% के करीब है। तो ऐसी बहुत सी डिस्पैरिटीज हैं। अभी एक रिसेंटली पीएससी की लिस्ट निकली बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें 12 के 12 कैंडिडेट जो थे वो कश्मीर रीजन से आ गए। डॉक्टर साहब ने फायर सर्विसेज की बात की, एक ही जिले से मैक्सिमम लोग उसमें आ गए और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। और हमारे यहाँ पे अभी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जिन्होंने अपना रिस्पॉन्स ही म्यूट कर दिया। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो आयरन कर्टन के पीछे बैठी है, वो लोगों की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। अगर कोई बेचारा अपनी आवाज सुनाना भी चाहता है तो उसके सारे जरिए ही बंद कर दिए जाते हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजन जी से, ये जितने भी जम्मू के ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। डेली एक्सेलसियर में एज ए कॉलमनिस्ट लिखते भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। जहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे ये खुद जाके फोटोग्राफ उठा के उसको हाईलाइट करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। तो राजन गांधी जी। थैंक यू राजन जी, बहुत ही डिटेल में आपने बताया कि व्हाट इज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हाउ सम, मैं सभी के लिए नहीं कहूंगा लेकिन कुछ एक ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसी ब्लैक शीप्स हैं जिन्होंने पूरी यूटी को होस्टेज बना के रखा है। यहाँ पे डेवलपमेंट के जो काम हैं वो नहीं हो पा रहे। उसमें मैं सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहूंगा। उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे एलजी साहब के साथ इस वक्त उनके एक मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी। कंटेक्स्ट वैसे वो बांग्लादेश के बारे में लिखते हैं, लेकिन वो बात जम्मू कश्मीर के ऊपर भी उतनी ही लागू होती है। अगर हम ये सोचें कि उनको समझ नहीं है या हम उनको समझा देंगे तो ये हमारे, मुझे लगता है कि हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उनको समझ पूरी है। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बांग्लादेश जीतने के बाद, जब भारत ने बांग्लादेश में एक जीत हासिल की और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो उसके बाद द जनरल एटीट्यूड ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स एंड इन दिल्ली एंड ढाका वाज वी हैव डन एनफ फॉर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को आपने जम्मू कश्मीर के साथ रिप्लेस करना है। द जनरल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इन दिल्ली, दैट इज वी हैव डन एनफ फॉर जम्मू एंड कश्मीर। It is now their turn to be grateful and to behave nicely towards them. तो उनको लगता है कि हमने 370 धारा 370 तो तोड़ दी है, अब जो भी करना है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने करना है। इनको गदगद हो जाना चाहिए, इनको नतमस्तक होके दिल्ली वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जो भी जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम्स हैं उसको उन्होंने ठीक नहीं करना, उसको हमने ठीक करना है। इसी किताब में वो लिखते हैं, in the meantime there was nothing much to do in Bangladesh. What a mistaken and complacent attitude it was to take so many things for granted, while other foreign powers not belonging to the same area were working there in a feverish manner. तो धारा 370 यहां पे टूट गई, उसके जो बेनिफिशरीज थे वो यहां पे फेवरिश पिच के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में एक फीलिंग आनी चाहिए थी कि यहां पे अच्छा हो रहा है, हमारा अच्छा वक्त आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उस चीज को डिफीट करने के लिए जो यहां पे ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप है जो यहां पे दिन रात काम कर रहा है कि जो यहां पे बदलाव आने हैं उनको बदलाव को नहीं आने देना चाहिए। आप देखिए, राजन जी ने एक बात कही कि हमारा लखनपुर बॉर्डर बंद है।
ट्रेन पिछले 3 महीने से बंद है, और अब तो दिल्ली का मुहासरा हो गया है, और अब कोई दिल्ली में भी जा नहीं सकता। ऐसे में एक सीनियर ऑफिसर जो यहाँ पे बैठे हैं, वो होम सेक्रेटरी की भी बात नहीं मानते। हमारे यहाँ से एक एमओएस इस वक्त पीएमओ में बैठे हैं, बहुत पावरफुल इंसान हैं, और मोदी जी को तो उनमें भगवान दिखता है। लेकिन जो हमारे एमओएस हैं, उनको जम्मू कश्मीर में कठुआ और उधमपुर के आगे कुछ नहीं दिखता। जम्मू कश्मीर के लोग तो ये समझते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के मंत्री हैं, वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में, लेकिन वो दिल्ली में सिर्फ कठुआ और उधमपुर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप उनका कोई भी देखेंगे वक्तव्य, तो उसमें एक तो कठुआ में मैंने ये कर दिया है, पुल बन गया, नाली बन गई, ट्यूब लाइट लग गई, उधमपुर में रेडियो स्टेशन बन गया, उधमपुर के गांव में मैंने ट्यूब लाइट लगा दी। लेकिन ये दावे सिर्फ किताबों में ही है, असल में कुछ होता नहीं। उधमपुर और कठुआ में भी नहीं होता, लेकिन वक्तव्य रोज सुबह आता है कि मैंने आज ये कर दिया। आपको याद होगा 2014 में जब सड्डल गांव था एक उधमपुर में, वहां पूरा गांव जो था वो ध्वस्त हो गया था, और उन्होंने कहा कि मैंने ये गांव अडॉप्ट कर लिया। आज 7 साल के बाद पिछले दिनों ही मैंने खबर पड़ी कि भैया सड्डल गांव के लोग जो हैं वो अभी भी रिहेबिलिटेशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनकी एक और बहुत फेवरेट लाइन है, मैंने जम्मू में बंबू लगा दिया। जगह जगह वो जम्मू में बंबू लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मोदी जी के वो साथ रहते हैं। अभी पिछले दिनों मोदी जी काशी में गए और उन्होंने वहां पे गंगा आरती की। पूरा काशी जो था वो जगमग हो गया। जम्मू कश्मीर अभी तक अंधेरे में ही डूबा पड़ा है। कठुआ उधमपुर से आगे अब तो वो किश्तवाड़ भी नहीं जाते, हालांकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है, लेकिन वहां के लोग उनसे इतने खफा हैं कि वो किश्तवाड़ जाने का साहस ही नहीं कर पाते। और फिर अगर उनको कोई कहता है तो वो कहते हैं वोट तो आपने मोदी जी को दिया है, तो आपकी मांग तो मोदी जी पूरी करेंगे, मैं यहां पे कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बंबू दूंगा। अब बंबू तो पूरे जम्मू कश्मीर को लग गया है। कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है आजकल हम लगातार देख रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं। पीएमडीपी को लेके कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी मीटिंग्स की, मनोज सिन्हा साहब ने भी मीटिंग्स की, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी मीटिंग्स ले रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जो ब्यूरोक्रेसी है, जो थिक स्किन्ड ब्यूरोक्रेसी है, जिनका एक ही यहां पे मुद्दा है कि हमें इनको किसी तरह से यहां पे डिफीट करना है और इनको भगा भगा के मारना है। आप देखिए, गांधी जी ने बताया कि पिछले 2017 से लेकर टूरिज्म के सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे अटके पड़े हैं। मुबारक मंडी के प्रोजेक्ट का जो हाल है वो सभी को मालूम है। इसके अलावा रघुनाथ मंदिर के लिए भी एक प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। कश्मीर में अगर हम देखें, मेट्रो रेल का वहां पे प्रोजेक्ट था, उस पर कुछ नहीं है। आम लोग जो हैं वो ऐसे ही त्रस्त हैं जैसे जम्मू के लोग हैं। कोविड के सिचुएशन में जीएमसी में जम्मू वालों की क्या हालत हो रही है वो सबको मालूम है। 2-2 बाबूज को वहां पे लगा दिया गया, लेकिन फिर भी जीएमसी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। सुधार कब आया? जब एलजी साहब ने खुद वहां पे विजिट किया और जो लोग उसके जिम्मेवार थे उनको जिम्मेवार बनाया वहां पे और उनकी खबर ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह आप एलजी साहब ही जाएंगे और सबकी खबर लेंगे। चपरासी से लेके कमिश्नर सेक्रेटरी तक सबकी खबर अगर उनको ही लेनी है तो ये जो ब्यूरोक्रेसी नीचे बैठी है, इनकी हमें जरूरत क्या है? देखिए, हमारा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से एक अनअकाउंटेबिलिटी और एक तानाशाही का माहौल बन गया है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहां की किसी को अकाउंटेबल नहीं है। जो छोटा बाबू है वो भी किसी को नहीं मानता। बड़े बाबुओं की तो अगर आप बात करेंगे तो वो तो माशाल्लाह है। तो ऐसे हालात में एलजी साहब, अगर उनको पूरा फुल यहां पे सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा, उनको डिसीजन लेने की आजादी नहीं मिलेगी, जो अकाउंटेबल हैं लोग इस सारी समस्या के लिए, अगर उनको वो पुट टू टास्क नहीं कर पाएंगे और दिल्ली से उनकी लगामें खींची जाती रहेंगी, तो हमें लगता नहीं कि यहां पे कोई सुधार हो पाएगा। लेकिन पिछले
कुछ दिनों में जो हमने उनमें एक देखी है कि एक तो वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। अगर हम आपस में देखें तो मेरे ख्याल से पिछले 4-5 महीनों में कोई भी जम्मू कश्मीर का ऐसा ग्रुप नहीं होगा जिसके साथ उनकी मुलाकात नहीं होगी। तो वो यहाँ की सिचुएशन को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर एसीबी को पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार इनके ऊपर भी लाने की जरूरत है। अगर वो नहीं काम करते तो सीबीआई को एक्टिवेट किया जा सकता है। अभी तो ईडी भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट्स, स्टेट लैंड्स पे एनक्रोचमेंट का सवाल है, तो उसके बारे में यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पुलिस की और एनक्रोचर्स की आपस में मिली भगत है। तो जो पुलिस में ऐसे लोग हैं जो एनक्रोचर्स के साथ मिले हुए हैं, उनको भी अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। तो क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब हमें ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए और हमें एलजी साहब से एक गुजारिश करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करते हैं कि एलजी साहब को यहाँ पे काम करने दिया जाए, उनकी लगामें ना खींची जाए। जो यहाँ का फेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्लीन और ऑनेस्ट बनाया जाए, ताकि लोगों में विश्वास बहाली हो और जम्मू कश्मीर जो है वो प्रोग्रेस की राह पे बढ़ सके। थैंक यू।